नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज हम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को डील करेंगे और इसके अलावा हम कुछ सिमिलैरिटी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में। ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई मेंस एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ही हाई है। इसीलिए हम इसे आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये एक आइडिया या क्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे उस देश की गवर्नेंस इम्पैक्ट होती है। और जहाँ तक हम डेफिनेशन लेकर आए हैं, इट इज़ द आइडिया और क्वालिटी विच शेप्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। सिंपल वर्ड्स में ये एक क्वालिटी है या नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उसकी आइडियलिस्टिक वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये आइडियलिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट बनाती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ एन एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर का मतलब है मनमानी शक्ति का विरोध। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे रूलर या गवर्नमेंट अपनी मनमानी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, सिर्फ एक प्रोसेस के थ्रू ही शक्ति को यूटिलाइज कर पाएंगे जिसमें लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो चलिए अब हम लोग इससे कुछ और आगे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, अ कंट्री मे हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो ये ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। मतलब ये है कि जिन जिन देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं कि उन सभी देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ह्यूमन के लिए ह्यूमैनिटी होती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर इंसानियत हो, ठीक वैसे ही सभी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया के सभी देश मैक्सिमम के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, पर उनमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो हमारा अगला पॉइंट है, इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है जहाँ भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वहाँ रूल ऑफ लॉ अवश्य होगा। ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने दिया था। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एग्ज़ाम में, ये भी एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनता है। तो हम यहाँ रूल ऑफ लॉ से क्या समझते हैं? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का राज, जिसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि लॉ यानी कानून सबके लिए एक समान है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भी बताता है। पर हमारे देश में कुछ स्पेशल लोगों को ये एक्सेप्शन दी गई है या उनको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए या एमपीज हो गए या जजेस हो गए। ये सभी पोस्ट्स को एक्सेप्शन दिया गया है, ना कि इंडिविजुअल को। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ का मतलब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है और इसे देश में लागू भी किया जा रहा है, तो उस देश में एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट है या व्याप्त है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट पुट
limitations on the power of government or ruler and it is an antithesis to arbitrariness। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि इट इज़ एन एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, यानी शक्ति का मनमानी शक्ति का विरोध। और इसी से मिलता जुलता हमारे आगे भी पॉइंट्स हैं। इट रिकॉग्नाइजेज द नीड ऑफ गवर्नमेंट विद द पावर बट एट द सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशंस मस्ट बी पुट ऑन दोज पावर्स। इसका मतलब ये है कि यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट और रूलर की पावर को लिमिट करता है। हमारे आगे के पॉइंट्स भी यही सिमिलर बात बताते हैं। इसके साथ एक ये सेइंग भी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब जिसके पास पावर है वो मनमानी ढंग से इसका इस्तेमाल करता है, और जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है वो दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करता और उसको अपने हिसाब से उसका यूज़ करता है। तो यहाँ इन सभी पॉइंट्स में पावर की बात करता है। तो उन पावर पर चेक्स एंड बैलेंस लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में भी गवर्नमेंट के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस एम्बेड हैं। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास किसी भी एक्ट या लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल करने का अधिकार है, जबकि ये एक्ट्स और लॉज पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट बनाती है, ये उसकी पावर है। उसी तरह जुडिशरी में कोई करप्ट या इनकेपेबल जज आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का भी प्रावधान है। ये ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के लिए और आर्टिकल 218 हाई कोर्ट के इम्पीचमेंट के जज के लिए बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी इलेक्शन को जो कि उसको लगता है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, उसको इनवैलिड भी कर सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बेसिक प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स हैं, या हम इसको कह सकते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटी मापी जाती है। तो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जिससे कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर चेक और बैलेंस रख सके। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही पॉइंट है जो एक दूसरे को चेक और बैलेंस करने में यूज़ करता है। अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, सारी पावर एक ही बॉडी के पास चली जाएगी, तब तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा और वो मनमानी ढंग से उसको यूज़ करेगा। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो चुनी हुई सरकारें होती हैं, तो उनका जो कर्तव्य है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जिम्मेदारी से काम करती है और उसके प्रोसेस जितने भी हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ना कि पीठ पीछे सारी चीज़ें हो गई और लोगों को पता भी नहीं चली। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जिससे कि ठीक ढंग से गवर्नमेंट में चुनाव हो सके। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए लोगों के पास जिससे कि लोग इसको सही ढंग से यूज़ कर सकें, उनका बेसिक
प्रोग्रेस हो सके, पावर के डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। चलिए अब आगे पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ एन ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम मेकिंग डिफरेंसेस बिटवीन दम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये दोनों ओवरलैपिंग कंसेप्ट हैं और ये इनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटी पे बात करते हैं। हम इनको पॉइंट्स में समझेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट्स वाइज मैंने लिखा है। बोथ रेफर्स टू द लिमिट्स एंड फीचर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों ही किसी देश के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। देश को अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों ही देश के बेसिक फीचर्स हैं और ये इसकी एक सिमिलैरिटी है। बोथ इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन। ये दोनों ही गवर्नमेंट के एक्शन और पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो तो उस देश की गवर्नमेंट के एक्शन हमेशा डिस्पोटिक होंगे, तानाशाही होंगे, जो कि आर्बिट्रेटरी एक्शन को अराइज कराएंगे और जिसके कारण पूरे देश में या पॉपुलेशन में केओस मच जाएगा। इसीलिए देश में इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों ही गवर्नमेंट के एक्शन और पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बोथ प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स। दोनों ही किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल और पब्लिक राइट्स को बचाते हैं। जहाँ दोनों होते हैं वहाँ लोगों के पास अधिकार आसानी से मिल जाते हैं। इन दोनों का काम ही यही है कि लोगों के राइट्स को बचाना। अगला पॉइंट है हमारा, बोथ हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू सेंचुरीज। ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा जो है हमारे इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से ही डेवलप होना शुरू किया है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ा पिछले कई 2-3 शतकों में कॉन्स्टिट्यूशन सारे देशों में खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैलने लगा और ये वहीं से इवॉल्व हुआ है। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अभी पिछले कुछ दशकों का ही कंसेप्ट है जो कि अभी निकल के आया है। पहले तो ये नहीं होता था क्योंकि पहले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ करता था या ज़्यादातर राजा ही राज किया करते थे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, मोनार्की होती थी जहाँ एक ही मिलिट्री राज होता था, जहाँ एक ही गवर्नमेंट राज करती थी। अब ऐसे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है क्योंकि उन देशों में एक ही रूलर राज कर रहा है जहाँ पे ना कोई इलेक्शन है ना कोई राइट्स है लोगों के पास। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो धीरे धीरे इसको लोगों ने इवॉल्व किया। तो अब जैसे कि हमने इसमें सिमिलैरिटी पढ़ लिया है तो अब हम इनके डिफरेंसेस को भी जान लेते हैं। आसानी से समझने के लिए हमने इसे टेबल फॉर्म में बनाया है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि देश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क या ढांचा तैयार करता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है
कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के बारे में बेसिक्स चीज़ें बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? इट इज़ द प्रिंसिपल विच लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। ये एक सिद्धांत है, ये एक आइडिया है जो गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है, जिससे लोगों की फ्रीडम और बेसिक राइट्स की रक्षा हो सके। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ द बेसिक लॉ एंड बैकबोन ऑफ कंट्री। यह कंट्री का बैकबोन है जो उसे स्टेबिलिटी देता है। किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन उसका बैकबोन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो उस देश को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट को हेल्प करता है। गवर्नेंस या रेगुलेशन ऑफ लॉज अच्छे से हों, पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और कंट्री प्रोग्रेस करे, तो ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। तीसरा पॉइंट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन फॉर्म में होता है। इसका एक एक्सेप्शन एक यूके है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है, जबकि मैक्सिमम जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही होता है। जबकि जो ये आइडियाज़ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, ये अनरिटन होते हैं, ये कहीं भी किसी भी जगह डिफ़ाइन नहीं होते हैं। हालांकि कोर्ट इनको जो है डिफ़ाइन करता रहता है कुछ बेसिक नॉर्म्स के थ्रू, अपने जजमेंट्स के थ्रू। तो चलिए अगला पॉइंट है हमारा, इट सेट्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स एंड बर्डन इन अ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के बेनिफिट्स और बर्डन को लेकर रूल्स और स्टैंडर्ड फिक्स करता है, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शंस देना या फ़ाइन लगाना किसी के ऊपर। ये रूल और बेनिफिट्स और रूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द लॉज इन अचीविंग गोल्स। वहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उसी अफर्मेटिव एक्शन और फाइन्स को यूज करके सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाता है। तो ये यही कह रहा है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और स्टैंडर्ड्स लोगों के लिए फ़िक्स किए गए हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए फ़िक्स किया गया है, उनका जो है यूज कर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं ये सोसाइटी में दिए जाते हैं लोगों को नीचे से ऊपर या एक लेवल तक इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए। और वहीं दूसरी जगह और फाइन भी लगाया जाता है, जैसे कि कहीं चालान हो गया या किसी चीज़ को लेके फ़ाइन लग गया टैक्स नहीं भरने का या किसी भी चीज़ का, तो उन्हीं चीज़ों का ये यूज करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि इक्वालिटी को प्रोवाइड कर सके। हमारा अगला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट नेसेसरली दैट इट इज़ रिलेटेड टू लिबरल डेमोक्रेसी, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है? लिबरल डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं, वो गवर्नमेंट के एक्शंस को भी डिटरमाइन करते हैं। मतलब कि सरकारें लोग चुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे गिराने की भी क्षमता रखते हैं। तो यहाँ एक संविधान में ज़रूरी नहीं कि वहाँ के लोग देश के अपने रूलर को चुन सकें। एक कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी नहीं कि अपने रूलर को चुनने का प्रोविज़न हो या वहाँ के रूलर के एक्शंस को अपोज करने का भी प्रोविज़न हो। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जहाँ जहाँ पर है, यानी कि जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी है,
वहाँ पे लोगों के पास अपनी सरकारें चुनने का पावर भी है और वहाँ के पॉलिसीज़ को, जो लॉज को जो गवर्नमेंट बनाती है उनको अपोज करने का जो है प्रोसेस या तरीका भी है। यहाँ तक कि लोग लिबरल डेमोक्रेसी में वहाँ की गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, इट कैन बी डेड व्हेन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स टू मीट द चेंजिंग नेचर एंड एस्पिरेशंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को वो अचीव नहीं कर पाता है तो उसको वहाँ से हटाया भी जा सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इट इज़ अ लिविंग आइडिया विच ऑलवेज एग्जिस्ट आफ्टर रिमूविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ये एक जीवित विचार है, जीवित विचारधारा है जो कभी नहीं हट सकता। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हट जाए तो विचारधारा को कभी हटा नहीं सकते हैं। विचारधारा हमेशा दिलों में जिंदा रहती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।